जी मुमताज भाई, देखिए, 3 मुद्दे इम्पोर्टेंट हैं, जिसके ऊपर डोनाल्ड ट्रंप तैयार भी हो गए हैं। एक, इनका फ्रीज किया हुआ पैसा वापस किया जाएगा, लेकिन वो 50% डिमांड ईरान की है और शायद ईरान की भी 50% की डिमांड अमेरिका माना है। दूसरा, लेबनान वॉर को रोकना। नंबर 2, लेबनान वॉर को रोकना। नंबर 3, उनके ऊपर जो सैंक्शंस हैं सप्लाई के, कि ये फ्यूल बेच सकते हैं, क्रूड ऑयल, उसके ऊपर, ये 3 चीज के ऊपर बात होगी। और जंग खत्मी की बात भी है कि ये कोई 60 दिन का 90 दिन का सीज फायर नहीं होगा, कंप्लीटली ये जंग खत्म होनी है। तो जब ये बात हुई है, और ये बात पहले भी हो गई थी, जिसमें ये लिखा हुआ था कि न्यूक्लियर के ऊपर 60 दिनों के अंदर चर्चा होगी। 60 दिनों के अंदर न्यूक्लियर है, हुर्मुज की फुल अथॉरिटी की बात है, क्योंकि हुर्मुज पे ईरान ने कोई समझौता नहीं किया अभी। ईरान ने कहा है कि हुर्मुज है कि मेरे कंट्रोल में, कोई लूज नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, जहाज की आवाजाही चलेगी हमारी शर्तों पे। तो अभी ये उस पे चल रहा है। तो आपको याद होगा 15-20 दिन पहले की बात है, या एक महीना लगभग हो रहे होंगे, जब डोनाल्ड ट्रम्प ये था कि साइन करने वाले हैं और करते करते वो रुक गए। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ पसंद नहीं है। क्यों ऐसा हुआ? कि वहां पर जो अखबारात थे और उनके लोग थे, जो इन्होंने इसको लीक किया, तो उसमें कहा कि जब आप न्यूक्लियर पे कोई बात ही नहीं कर रहे हो तो क्या मतलब था हमला करने का? क्या मतलब डोनाल्ड ट्रम्प हार गए, ईरान जीत गया? क्या डोनाल्ड ट्रम्प जंग हार के वापस आ रहे हैं? इस तरह की बातें होने लगी तो डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर साइन करने से मना कर दिया, कि उनको वाकई हार लग रही थी। फिर उनको लगा थोड़ा हम जोर लगाएं, थोड़ा प्रेशर बनाए, शायद ईरान मान जाए। अब कई दिन से हम आपसे ये बोल रहे हैं कि जो ईरान हमला, इक्का दुक्का को अमेरिका इक्का दुक्का हमला कर रहा है बीच बीच में, वो सिर्फ एक प्रेशर डेवलप करने का ही तरीका है, कि हम प्रेशर बिल्टअप कर लें और करके इनसे साइन करवा लें अपने मन चाहे उस पर। तो इन्होंने 3-4 पॉइंट उसमें ऐड कर दिए थे, और वही 3-4 पॉइंट अब माइनस हो गए, जो ऐड किए थे, जिसपे ईरान तैयार नहीं था, सहमत नहीं था, ईरान ने वापस कर दिया था, रिफ्यूज कर दिया था। तो वो 3-4 पॉइंट हटा दिए गए, हटा करके, जिसमें यही था कि न्यूक्लियर पे बात बाद में होगी, ये नहीं कि पहले होगी। फ्रीज पैसा बाद में होगा, लेकिन अब पहले हो रहा है। तो वो सारी चीजों को पुराने मरहले पे लाके खड़ा कर दिया ईरान ने अमेरिका को। और अमेरिका को ऐसे जरूरत क्यों पड़ गई? क्योंकि बहरीन में जो ईरान ने चोट पहुंचा, बहरीन नहीं, आपका जॉर्डन में, जिसको उर्दन कहते हैं, जॉर्डन में जो चोट पहुंचाई है, वो बहुत जबरदस्त पहुंची है ईरान को, अमेरिका को चोट। उसके एयरबेस पे कई एयरक्राफ्ट उसके डिस्ट्रॉय कर दिए हैं ईरानी मिसाइल ने, जो अभी खुल के नहीं आ रही बात, लेकिन हकीकत में उसी का प्रेशर इनका में बिल्टअप हुआ। उस पर डोनाल्ड ट्रंप बहुत आग बबूला हुआ। उन्होंने कहा कि हम बहुत बड़ा हमला करेंगे। तब यूएई, मैं कतर, 2 सेकंड राशिद साहब रोकूंगा यहाँ पे। जयदीप साहब ने एक बड़ी खबर दी है यहाँ पे ब्रेकिंग के तौर पे। जयदीप साहब ने लिखा है कि शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के जो वजीर आजम है, उन्होंने कहा है कि डील हो गई है। ये शहबाज शरीफ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान इन्वॉल्व है, ये सब जानते हैं, और पाकिस्तान जो है इसमें बातचीत में है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर जयदीप साहब बुंदेला साहब ने ये अपडेट किया है कि शहबाज शरीफ ने कहा है कि डील हो गई है। तो मैं समझता हूं कि अगर इस तरह की बातें आई, हालांकि अलग अलग हवालों से बातें आती रहती हैं, लेकिन इस वक्त ये खबर का आना, राशिद साहब, ये शहबाज शरीफ ने कहा है कि डील हो गई है। बड़ी शाम खबर को इस वक्त की। शाम को 6:30 बजे अल जजीरा ने इरना न्यूज, जो ईरान की एजेंसी है, न्यूज एजेंसी इरना, उसका हवाला देते हुए इस पे इशारा किया है अल जजीरा ने भी। लेकिन बीच बीच में सोशल मीडिया के जरिए से कुछ चीजें आ रही थी कि उसको मुश्तबा खामने साहब ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन ये कोई अथेंटिक नहीं थी। लेकिन जो अल जजीरा ने बोला इरना के हवाले से, कि डील में काफी हद तक अमेरिका फ्लेक्सिबल हुआ है और ईरान उसके ऊपर विचार कर रहा है उसको एक्सेप्ट करने के लिए।
तो मतलब जिस चीज पे पहले सिग्नेचर करने वाले थे, दस्तखत करने वाले थे डोनाल्ड ट्रंप साहब, अब उस पे उन्होंने उसी डील को कंटिन्यू कर दिया है। अब ये डील हो जाने पे अच्छा, लेबनान को उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा बनाया है कि लेबनान मतलब लेबनान ऐसा नहीं है कि आप दहिया बनी कर रहे हो, टायर को आप खत्म कर डालो, वो नहीं। पूरा लेबनान, कंप्लीट लेबनान, लेबनान से पीछे आना है, अपनी हद में इसराइल को आना है। तो इसके बाद जो बात शुरू होगी वो 15 दिन के अंदर अंदर 15 दिन के अंदर अंदर इनकी बैठकें शुरू हो जाएंगी, और बैठकों में हर डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे। ये भी सुनिएगा मुताज़, ये आपके स्टीव बिटकॉफ और जेरेड कुशनर ये नहीं रहेंगे, इनके साथ हर डिपार्टमेंट के लोग रहेंगे। तो चाहे न्यूक्लियर डिपार्टमेंट के हों, वो चाहे इकोनॉमिकल डिपार्टमेंट के हों, वो सब मुद्दे पे बात होगी। ईरान का कितना नुकसान हुआ है उसकी भरपाई बात होगी, ईरान ने कितने मिसाइल ठोके हैं उस पर बात होगी। तो अब हालात इस तरह से आ गए हैं कि हुर्मुज का प्रेशर सबसे ज्यादा असर कर रहा है अमेरिका के ऊपर। जॉर्डन पर अटैक सबसे ज्यादा असर कर रहा है अमेरिका के ऊपर। लेकिन इसराइल का कुछ जा नहीं रहा है। इसराइल का जा इसलिए नहीं रहा है कि इसराइल तो उधर लेबनान पर और गाजा पर अटैक करता जा रहा है, उसके ऊपर अटैक नहीं हो रहा है। अटैक में जो नुकसान हो रहे हैं वो नुकसान अमेरिका के हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि वो इकोनॉमिकल चोट लगातार अमेरिका को पहुंच रही है कि जितना अभी होर्मुज से निर्यात होता था, जितना भी ट्रांसपोर्ट होता था क्रूड ऑयल, उसका सारा पैसा, उसकी सारी डील होती थी डॉलर में। तो करेंसी, एक्सचेंज ऑफ करेंसी के जो टैक्स होते हैं, 2% है, 1% है, जो भी है, डॉलर के मुकाबले रुपया आप चेंज करवाएंगे, फिर रुपये के मुकाबले डॉलर चेंज करवाएंगे, और जो कंट्री लेगी वो अपने करेंसी को डॉलर से एक्सचेंज कराएगी, डॉलर खरीदेगी, और फिर डॉलर जिस कंट्री को देगी, ईरान को दे, यूएई को दे, कतर को दे, बहरीन को दे, इराक को दे, जिसको भी दे वो, तो वो अपनी एक्सचेंज, अपनी करेंसी से चेंज करेंगे। तो दोनों ही सूरत हाल में जो नुकसान हो रहे थे वो अमेरिका के भी हो रहे थे। उसके अलावा जो इनके अमेरिकन लोगों की जो रिफाइनरीज वहां पर हैं, जो वहां पर वो काम कर रहे हैं, तेल निकालने की, पंपिंग की, सब अरब देशों के पार्टनरशिप में साथ में है। कुछ एक का ऐसे रिसोर्सेज होंगे जो इंडिपेंडेंटली इनके होंगे, कि उसमें किसी बाहरी कंपनी का कोई हाथ नहीं है। वरना तकरीबन तकरीबन जितने भी इनके जराए हैं तेल निकालने के, हर जगह कहीं ब्रिटिश कंपनी है, कहीं फ्रांसीसी कंपनी है, कहीं जर्मन कंपनी है, कहीं अमेरिकन कंपनी है। तो कुल मिला के यूरोप कंट्रीज का भी फाइनेंशियल लॉस हो रहा था, क्योंकि हमारे देश के जो दो बड़े बिजनेसमैन हैं, अगर उनका लॉस होता है तो जाहिर सी बात है उसका असर हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे पड़ता है, हमारे शेयर मार्केट पे पड़ता है। तो इसी तरीके से अमेरिका का इस तरीके से भी लॉस हो रहा था। अमेरिका जानता है कि ये लाइट क्रूड ऑयल है, इससे हमको जो आपके, जिनको आप कहते हैं कि प्लेन में जो पेट्रोल वगैरह यूज होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनाने में काम आती हैं। आपकी इसी एनर्जी से खाद वगैरह बनती है, गैस का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हुर्मुज से ही निस्बत रखती हैं, और हुर्मुज के बंद होने की वजह से बहुत दिक्कतें हो रही हमारे देश में। खाद के रेट बढ़ते जा रहे हैं, और जब खाद का टाइम आएगा लोगों को खाद मिलेगी नहीं, क्योंकि जो कच्चा माल है, प्रोडक्शन है, वहां से आ ही नहीं पा रहा है। लेकिन जो उसको हम खरीद रहे हैं वो डॉलर में खरीद रहे हैं। अब वो उस डॉलर को जब कन्वर्ट अपनी करेंसी में करते हैं तो उसका पैसा टैक्स देते हैं। तो फिलहाल अमेरिका के ये एक जराये थे नुकसान होने के, हमने वो कहा। और जो उसको बड़ा नुकसान हुआ है, उसकी इमेज डैमेज हुई है, वो जॉर्डन में उसके F-35 के सुनने में आ रहे हैं कि 12 प्लेन जहाँ पे खड़े हुए थे कैरियर पे, वहां पर जो अटैक किया है इन्होंने मिसाइल ने, उसमें 12 के 12 तबाह हुए हैं, या 12 में कुछ तबाह हुए हैं, कुछ थोड़ा डैमेज हुए हैं। ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। हो सकता है आने वाले 10-15 दिन में ये बात कहीं से लीक हो कि वहां की तबाही का क्या हाल था। आप जानते हैं कि बहरीन का, कुवैत का भी जो रिपोर्ट आई है वो सेम डे आई नहीं है, हफ्ते भर में आई नहीं, उसके बाद ही आई है। तो ये मान के चलिए जॉर्डन की भी रिपोर्ट ही लेट आएगी। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमला नहीं किया, क्योंकि अरब
में कतर कतर यूएई और पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर बनाया इस बात को लेकर के कि अगर आपने बड़ा हमला कर दिया, जो एक रास्ता खुला है बातचीत का वो एकदम बंद हो जाएगा, फिर बहुत सारी चीजें तबाह होंगी और हम भी तबाह हो जाएंगे। तो ये प्रेशर बिल्टअप करके डोनाल्ड ट्रंप को उन्होंने बड़े हमले नहीं करने दिए। वरना डोनाल्ड ट्रंप बहुत खिसिया गए थे उस हमले से जो जॉर्डन में हुए थे और उस राशिद नुकसान साहब से जो देखिए, जॉर्डन। राशिद साहब, ये मैं कह रहा हूँ, जमील साहब जो अभी कह रहे हैं, और बहुत सारे लोगों का है कि भाई समझौता है या साजिश है, क्या है। सवाल ये है कि इसमें इजराइल का क्या रोल रहेगा, क्योंकि इजराइल तो समझौता नहीं चाहता, तो इजराइल का कहीं जिक्र नहीं हो रहा है। लेकिन क्या इजराइल इसको मान जाएगा? और क्या जो खित्ते में जंग बंदी की बात हो रही है, असल तो वो है, क्या वहां इजराइल हमले करना बंद कर देगा? क्या इस पे ये तो कहीं दूर दूर तक इसकी चर्चा नहीं हो रही, जबकि ईरान की शर्त है कि हमले रोको, जब तक खित्ते में हम नहीं होगा कोई मतलब ही नहीं बातचीत का। भाई हम अपने लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। देखिए, इसराइल का मौजू पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने कंट्रोल कर लिया है और इसराइल को समझा भी दिया है। एक चीज ये देखिए कि अगर इसराइल ये सोचता है कि हम हिजबुल्लाह को तबाह कर देंगे, तो इसराइल फिर दहिया पे हमला रोकता नहीं, वो दहिया से टायर की तरफ डाइवर्ट नहीं हो जाता। एक चीज, अब अगर आप टायर की तरफ हमला कर रहे हो जमीन कब्जा करने के लिए, तो भी डोनाल्ड ट्रंप का रोकने का रीजन क्या है हम आपको वो भी क्लियर कर देते हैं, वाजे करते हैं उस चीज को आपको और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको बता देते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को फोन कॉल पे एक मतलब ये अभी क्लियर नहीं है, दोपहर की रिपोर्ट है, आज दोपहर की रिपोर्ट है। और ये देखिए, ये खबर भी आ गई राशिद साहब, ये खबर भी आ गई, जयदीप साहब ने अपडेट किया सीएनएन के हवाले से, कि इजराइल यूएस पर भारी दबाव बना रहा है कि ईरान का फ्रोजन फंड जो है वो रिलीज न किया जाए। तो ये आप देखिए, ये मतलब ऐसा नहीं है कि इजराइल खामोश बैठा है। जी राशिद साहब। जी, तो नहीं देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ये कहा है कि तुम अपने इलेक्शन में ये बता सकते हो कि तुमने कितनी जमीनें कैप्चर कर ली हैं, तुम्हारे पास जो जमीनें कैप्चर किए वो इनफ है, अब उसके आगे जानने की कोशिश मत करो। अगर मेरी बात नहीं मानते हो, जो 53% जमीन तुमको मैंने दी थी, हम उठा के उसको गाजा में वापस कर देंगे, वो जमीन तुम्हारे हाथ में नहीं आएगी। तो ये बहुत बड़ा प्रेशर है नेतन्याहू के ऊपर। और ये जो आपके गाजा के सीज फायर का जो दूसरे चरण की बैठक होनी थी और दूसरे चरण में बात होनी थी, वो बात तो खत्म हो गई। वो बात खत्म हो गई। वो जमीन जो उन्होंने येलो लाइन खींची थी, और जिस दिन उन्होंने येलो लाइन खींची थी, हमने उसी दिन, आपको याद होगा, आपके प्लेटफॉर्म पे कहा था कि अब आप गाजा की हद इसी को मानिए, बाकी पीछे की जमीन इसराइल की हो गई। अब वो वाकई इसराइल की हो गई है। उसके बाद भी 53% जो जमीन पूरी ले लिया, उसके बाद 6% तक और गए आगे, उसको भी उन्होंने बमबारी करके, कॉर्पोरेट बॉम्बिंग करके कैप्चर कर लिया उन्होंने। अब उनका इरादा यह है कि 11% और करेंगे हम, यानी गाजा की 70% तक जमीन को हम कब्जा कर लेंगे। लेकिन गाजा के ऊपर ईरान ने कुछ भी अभी नहीं कहा है। अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसके बाद का ईरान की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी। इसराइल डायरेक्ट हमला नहीं करने वाला, ये भी हम आपको बता दे रहे हैं, क्योंकि बिना अमेरिका की सहमति के इसराइल की हिम्मत ही नहीं है हमला करने की। अगर वो हमला करता है तो अमेरिका को फंसा देगा, और अगर अमेरिका उस हमले से अपने आप को दूर रख लेगा तो इसराइल फंस जाएगा। तो इसराइल इस पशुपेश में रहेगा कि अगर अमेरिका हमको सपोर्ट करे तभी हम हमला करें। हमला करना चाहता है वो ईरान को कमजोर करना चाहता है। ईरान की जो फैसिलिटीज हैं, जहाँ से ईरान को इनकम हो रही है, उसको डिस्टर्ब करना चाह रहा है वो नहीं चाह रहा है कि ईरान इतना कमाए कि वो टेक्नोलॉजीज में आगे आए, अपने आप को हथियारों से मजबूत करे। वो सिर्फ इतना चाहता है कि ईरान इतना कमाए कि बस उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए, उससे ज्यादा उनकी सोच ही न जा पाए। वो इस हद तक गया है और इसकी कोशिश भी रही है, और वही चीज के जो प्रेशर बना रहा है ईरान अमेरिका के ऊपर भी। वो खाली जो ये जो आपका अमाउंट फ्रीज है, क्योंकि बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है, ये बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं है। इतना पैसा तो ईरान 6 से 8 महीना का टोल लेके निकाल लेगा।
वो बहुत बड़ी चीज नहीं है। पीछे कि इतना पैसा अगर फ्रीज हो गया तो ईरान भूखों मर जाएगा उससे, वो टोल लेके वसूल लेगा। बहुत बड़ी चीज नहीं है कि इसराइल कहने पर अगर वो उसको डिफ्रीज रखेंगे तो ईरान का बहुत लॉस हो जाएगा। देखिए, हुर्मुज पे ईरान ने अपना कंट्रोल नहीं छोड़ा आज तक, और ये बार बार वो कहता रहा कि हुर्मुज मेरे कंट्रोल में है, मेरे इशारे पे चलेगा, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, आपका कोई रोल नहीं, हुर्मुज हमारा है। तो उस कंट्रोल को वो कंटिन्यू किए हुए है। अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है अमेरिका डराने के लिए, जो अमेरिका के बात नहीं मान रहे हैं उन पे अटैक कर रहा है। इंडिया के 3 शिप पे अटैक कर चुका है वो। अब इंडिया सरकार उस पर निंदा करती है या उनके राजदूत तलब करके जवाब पूछती है उनसे, वो सरकार का मामला है। लेकिन हकीकत यह है कि खाली इंडिया के ही नहीं, और भी शिपों पर अटैक कर देता है वो। दोनों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। अमेरिका कह रहा है कि उसको टोल दे के आओगे तो हम मारेंगे, ईरान कहता है बगैर टोल ले जाओगे तो हम मारेंगे। दुनिया ऐसी पशु से फंसी हुई है, जो अमेरिका के कहने पे घुस जाता है, ईरान उसको ठोक देता है। अमेरिका कहता है हुर्मुज खुला है, आप बिल्कुल जाओ, ईरान अटैक कर देता है। तो सामने वाला फिर पैसा देता है इनको, और पैसा दे के जब अपना लेके जाता है तो ये अटैक कर देते हैं। पूरी पूरी की पूरी अगर आप देखें, बैंकिंग सिस्टम अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिका को पता होता है कि किस कंपनी ने, किस देश की किस कंपनी ने कितना पैसा ईरान के किस बैंक के किस खाते में डाला है। ये इंटेलिजेंस फौरन मिल जाती है उसको, फौरन उस पर वो रिएक्ट करता है। जो मुमताज भाई। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और ये अमेरिका जाहिर सी बात है कि इसीलिए वो कार्रवाई भी करता है और नजर भी बनाए रखता है, और ये कह लें कि वो इस्तेहसाल भी करता है। जदीद साहब लिखा, ईरानी सांसद और इस्लामाबाद प्रतिनिधिमंडल के सदस्य महमूद नवावियन समझौते के पार्ट को, यानी हिस्से को देखने के बाद मुझे कहना होगा कि पिछले 2 संस्करणों की तुलना में ये अधिक हानिकारक है और ईरान की रियायतें बढ़ गई हैं। हानिकारक क्या मतलब, उन्होंने कहा कि इससे पहले इस तरह की बातें नहीं हुई। तो बहरहाल ये बहुत यहाँ पे डील हो भी जाती है तो फायदा इजराइल का ही हो रहा है। 57 से 58% जमीन पर कब्जा कर लिया है। कुछ भी डील हो, इंडस यूरेनियम किसी भी हालत में हस्तांतरित नहीं होगा, ये ईरान का कहना है। देखिए राशिद साहब, आपने जरूर कहा कि 70% और 60%, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि चूंकि इलेक्शन है और इलेक्शन में इस तरह की बयानबाजी भी होती है कि हमने ये कब्जा कर लिया। आप हमारे यहाँ देख रहे थे कि हम जो है कहाँ जाके कब्जा कर चुके थे, कराची में। पूरा कराची जो है कब्जा हो गया था। तो क्या ये मान लिया जाए? तो इस तरह से देखिए बेंजामिन नेतन्याहू वो यकीन दिलाना चाहते हैं अपने लोगों को कि हमने बहुत बड़ा तीर मार लिया, और इसलिए भी वो इस तरह की बयानबाजी कर सकते हैं। क्या क्या इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि वो गलत बयानी से भी काम ले रहे हो? क्योंकि अगर सब कब्जा हो गया होगा तो भाई वहां अभी भी 23 लाख तो लोग हैं ना, कहाँ जाएंगे लोग, कहाँ रह रहे हैं लोग? और फिर वहां पे जो इलेक्शन अभी हुआ, वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन संभाल के बैठा हुआ है हमारा, भाई पूरा इंतजामिया देख रहा है वहां पे। ऐसा नहीं है कि वहां हुकूमत नहीं है। भाई 23 लाख लोग बगैर हुकूमत के तो जिंदा नहीं रह सकते। वहां पे छापामारी भी हो रही है कि कौन कालाबाजारी कर रहा है, वहां कोई डाका तो नहीं मार रहा है। हाँ, हर चीज वहां पर पूरी हुकूमत चल रही है। राशिद साहब, देखिए, यहाँ पर ये बात करना कि उन्होंने जमीन कब्जा कर लिया, ये खाली एक चुनावी भाषण है। वो इंडिया में हो सकता है, ये इंडिया में हो सकता है, बाहर इतनी आसानी से नहीं होता है। हमने देखा, आपने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान, अमेरिका ने जो येलो लाइन खींच दी थी, और इस शर्त के साथ खींचा था सीज फायर में कि पहले चरण में यहाँ तक रहेंगे आईडीएफ के लोग, और जब सेकंड चरण की बात होगी तो आईडीएफ जो है वो हमास जो है डिसार्म होगा, और ये लोग पीछे जाएंगे। तो ना हमास डिसार्म हुआ, ना ये लोग पीछे गए। जो येलो लाइन थी, इसमें 53% जमीन गाजा की इसराइल की तरफ छोड़ दी गई, और वही बॉर्डर लाइन बना करके हमारी आईडीएफ के लोग अपना डेरा डाले हुए थे।
वो जमीन तो आज इजराइल कब्जे में है कि आपके गाजा वालों के कब्जे में। जो चीज फिजिकल दिख रही है हम उसकी बात कर रहे हैं। वो चुनाव में जाकर के वो बोले कि हमने 90% कब्जा कर लिया, वो एक दूसरा मैटर हो सकता है, लेकिन अभी चुनावी भाषण तो नहीं है ये। और ये भी क्लियर रिपोर्ट आई है यूएन की 6% जमीन कब्जा कर लिया उसने, और तो 53-69% हो गया। आए दिन जो ये कारपेट बॉम्बिंग कर रहा है, बिल्डिंगें गिरा रहा है, लोगों को मार रहा है, लोगों को डरा के पीछे ढकेलता जा रहा है। पहले जो एक गांव से दूसरे गांव के बीच की दूरियां 2-2 किलोमीटर की, 1-1 किलोमीटर की हुआ करती थी बस्ती की दूरियां, अब वो किलोमीटर खत्म हो चुके हैं। अब सब लोग बिल्डिंग के आसपास जो कचरे हैं, खाली मैदान है, कब्रिस्तान है, हर जगह तंबू डाल के पड़े हुए हैं। अब तो वहां खेती के लायक जमीन भी नहीं बची है। जहां पर जमीन खाली थी वहां लोग तंबू डाल के बस्ती बनाए हुए हैं। गाजा के किसी पत्रकार को आप अगर ऑनलाइन ट्रैक करके उनसे बात करिए तो वो आपको फोटो वीडियो भेजेंगे वहां के, वो आप दिखाइए अपने व्यूवर्स को। तो जमीन जो कब्जा हुई है 53% ऑफिशियली, वो तो क्लियर है ही है, इसमें कोई बट नहीं है। कम से कम नेतन्याहू अपने चुनाव में जाकर के इस बात को तो बोल सकता है ना कि हाँ, हमने इतनी जमीनें कब्जा कर ली, अपने ग्रेटर इजराइल को बनाने के लिए हम धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ेंगे, हमको और जिताओ, हम पूरा गाजा खाली करवाएंगे, हम पूरा वेस्ट बैंक खाली करवाएंगे, हम आधा सीरिया कब्जा कर लेंगे। वो सब बोलेगा अपने चुनावी भाषण में, चाहे भले ही नहीं कर पाए वो। और जो कब्जा किया हुआ है, जो कब्जा किया हुआ है कब तक उसके हाथ में रहेगी ये भी गारंटी नहीं है। अगर एक बार ईरान इजराइल वॉर हो गया तो जितने अवैध सेटलर हैं वो सब तो छोड़ के भागेंगे भागेंगे। ये जमीन पे भी आके इस फिलिस्तीन के लोग बस जाएंगे। अब आप एक चाल, एक साजिश देखिए डोनाल्ड ट्रंप की। ऐसा नहीं है डोनाल्ड ट्रंप पागल है, जो लोग कहते हैं पागल है, सुबह कुछ बोलता है शाम कुछ बोलता है, अरे उसका कुछ भी बोलना उसकी स्ट्रेटेजी होती है। जब पूरी दुनिया दौड़ दौड़ करके फिलिस्तीन को गले लगा रही थी, हर मुल्क आकर के फिलिस्तीन को एक आजाद मुल्क का दर्जा दे रहा था कि हम एक्सेप्ट करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, तो ज्यादा मुल्क और जोश में ना आ पाए, डोनाल्ड ट्रंप ने फौरन सीज फायर का ऐलान करवा दिया। अब यूएन में दौड़ दौड़ करके इस फिलिस्तीन को गले लगाने वाले लोग बंद हो गए ना, अब तो कोई नहीं ना। वरना अगर 10 दिन और चलता, 10 दिन में 10-15 मुल्क और आ जाते। उस चीज को उसने अपनी साजिश से रोका और कहा हम डील बनाएंगे, और पहले डील में उसने आधी से ज्यादा जमीन दे दिया इसराइल को। और ये हमारे अरब देश के जितने भी चम्मचखोर लोग थे, जाके वहां पर खुशी का इजहार कर रहे थे, ये ऐतिहासिक पल है, ये ऐतिहासिक पल है, जाके सब साइन किए हैं। उनको क्या खबर नहीं थी कि जमीन चली जाएगी? क्या उनके हाथ में था कि हमास को वो डिसआर्म कर लेंगे? अरे हमास वहां की सिक्योरिटी में है, पुलिस में है। अगर डिसआर्म हो जाएंगे तो जो दूसरे गैंग हैं, जो इजराइल के पेड गैंग हैं, ऐसा नहीं खाली हमास के ही पास हथियार है। आपने देखा होगा कि एक चीफ मारा गया था, अबू शहाबा क्या नाम था उसका, वो जो मिलिशिया बनाया था इजराइल ने हमास के खिलाफ। तो हमास से हथियार आप घसीट लो, उनसे हमास के लोगों को मरवा दो। तो ये साजिश थी मुमताज भाई, और जमीन कब्जा हो गई। इधर पूरी दुनिया को लगा दिया हुर्मुज में, उधर छोड़ दिया इसराइल को खुले, जाओ जमीन पूरी कब्जा करो, लेबनान की बमबारी करो। 4,000 लोग मार दिए आपने वहां पर, सैकड़ों ने हजारों घर आपने डिस्ट्रॉय कर दिए, पूरा पूरा गांव तबाह कर दिया कारपेट बॉम्बिंग करके। जब गांव के लोग लौट के आते हैं, देखते हैं उनके पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है, फिर बेचारे लौट जाते हैं। अब वो जमीन इसराइल की हो गई। तो ये बहुत शातिर आदमी है। अगर आपको लगता है कि वो पागल है, तो जो पागल कहे डोनाल्ड ट्रंप को, हमारी नजर में वही पागल है। जब पैसा कमाना होता है उसको, तो सुलह समझौते की बात करता है, वो हमले की बात करता है, तबाह कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा कर दूंगा। पता चला कि रेट जो है एकदम हाई हो गया। फिर सुलह की बात करेगा, रेट गिर जाएगा। जहां रेट गिरेगा उसने शेयर अब खुद भी खरीद लिया, अपनी कंपनी से खरीदवा लिया, दोस्तों से खरीदवा लिया, और फिर एक धमकी दिया। फिर पता चला कि जो 90 पे आया था क्रूड ऑयल 120 पहुंच गया। अब कहा सब जल्दी जल्दी तुम लोग अपने शेयर बेच दो, महंगे में बेच करके पैसा कमा लिया उसने।